प्रभावी लक्षण क्या होते हैं और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। तो सुनो, प्रभावी लक्षण वे लक्षण होते हैं जो प्रथम पीढ़ी में यानी कि F1 पीढ़ी में दिखाई दें। कहो जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में दिखाई दें उन्हें क्या कहेंगे? प्रभावी लक्षण। क्या कहेंगे? और जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में दिखाई ना दें, ठीक है, F1 पीढ़ी में दिखाई दे तो प्रभावी और दिखाई ना दे तो दिखाई ना दे तो अप्रभावी। अप्रभावी लक्षण समझे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो शब्दावली में अपने शब्दावली में प्रयोग किए शब्द प्रभावी और अप्रभावी, तो पहला उन्होंने यही बताया कि जब प्रथम पीढ़ी में कोई लक्षण दिखाई दे वो लक्षण उसका प्रभावी है, और जो लक्षण दिखाई नहीं देता, जैसे हम एक सफेद पंख की मुर्गी का संकरण, एक मुर्गी है, कौन वाली? सफेद पंखा वाली मुर्गी है, और एक करिया पंखा वाला मुर्गा है। कैसा है? करिया पंखा वाला मुर्गा है। इसका संकरण इस मुर्गी के साथ कराया। ये काला है। कैसा है? काला। और ये कैसी है? सफेद। सफेद मुर्गी, काला मुर्गा। ठीक, सफेद मुर्गी का काला मुर्गा के साथ संकरण कराया गया। तो बताओ, इनके जो बच्चे पैदा होंगे, जो प्रथम पीढ़ी के चूजे निकलेंगे, चूजा जिहाजे, वो कैसे होंगे बताएं? देखो, काला रंग सफेद रंग पर प्रभावी होता है। सफेद का ही हम देखो सफेद बोर्ड में काला काला लिख रहे हैं, तो सफेद दिखाई दे रहा कि काला? तो इसलिए चूजे कैसे होंगे? काले होंगे। क्यों? क्योंकि सफेद रंग पर काला प्रभावी है, इसलिए मुर्गा के वंश के लड़का बच्चा जितने हुए तो मुर्गा साई के हुए। तो प्रथम पीढ़ी में किस प्रकार के होंगे चूजे? काहे के मारे? हाँ, क्योंकि काला रंग सफेद रंग पर प्रभावी है, इसलिए मुर्गा है काला, मुर्गी है सफेद, तो सफेद रंग नहीं दिखाई देगा और काला रंग दिखाई देगा। तो उसके जो पहली पीढ़ी के बच्चे होंगे तो सब काले होंगे। तो काला रंग कैसा हुआ? क्योंकि दिखाई दे रहा है सभी पर, तो इसलिए कैसा होगा? प्रभावी। और जो नहीं दिखाई दे रहा वो अप्रभावी। तो सफेद रंग उस पर दिखाई तो उन चूजों का रंग काला है, इसका मतलब कि सफेद है लेकिन दिखाई, क्योंकि मम्मी और पापा दोनों के लक्षण तो हैं उनमें, लेकिन जो लक्षण दिखाई दे पीढ़ी में वो प्रभावी, और जो दिखाई ना दे उसे अप्रभावी लक्षण कहते। एलील या एलिलोमार्फ क्या होते? देखो, जो विपरीत लक्षण के जोड़े होते हैं, जैसे लंबापन, बौनापन, गोल, झुर्रीदार, हरा, पीला। तो इस प्रकार से ये जो लक्षण होते हैं दो विपर्यासी लक्षणों को एलील या एलिलोमार्फ, जो एक जोड़ी विपरीत लक्षण होते हैं ना, लंबापन का, बौनापन, इन्हीं को क्या कहा जाता है? एलील या एलिलो। जैसे लंबापन का, बौनापन। ठीक, तो लिखिए, ये जोड़ों में स्थित दो विरोधी या विपरीत लक्षण हैं। लक्षण तो एलील या एलिलोमार्फ क्या है? जोड़ों मतलब जोड़ी में स्थित होते हैं, जैसे लंबापन, बौनापन। तो स्थित दो विरोधी या विपरीत लक्षण हैं। जैसे लंबापन व बौनापन। लंबापन व बौनापन। तो जब युग्मक में
तो समयुग्म जीन के जब दो युग्मक में दोनों जीन एक जैसे हों, जैसे दोनों जीन प्रभावी हो या तो दोनों जीन, तो उन्हें समयुग्मजी। अच्छा, विषमयुग्मजी किसे कहेंगे? जब दोनों जीन अलग अलग, एक प्रभावी दूसरा, हाँ, तो उसमें अलग अलग, तो उसे क्या कहेंगे? विषमयुग्मजी। तो समयुग्मजी में दोनों जीन कैसे होंगे? एक जैसे, यानी दोनों प्रभावी होंगे या तो दोनों, जैसे लंबे का लंबे के साथ संकरण कराया जाए तो समयुग्मजी कहलाएगा, या बौने का बौने के साथ संकरण कराया जाए तो समयुग्मजी कहलाएगा, लेकिन एक लंबे का एक छोटे के साथ कराया जाए तो विषमयुग्मजी कहलाएगा। ठीक, नोट करो। संकर किसे कहते हैं? देखो, विपरीत लक्षणों वाले नर व मादा में निषेचन के फलस्वरूप जो संतानें पैदा होंगी, ऐसी संतानों को संकर संतानें और इस विधि को संकरण कहते हैं। जैसे विपरीत लक्षणों वाले, मान लो कि एक बहुत अच्छी किस्म का कोई पौधा है, ठीक है, या मटर मान लो, कोई अच्छी किस्म का मटर है और कोई उससे निम्न कोटि का मटर है, उसके बीच तो देखो विपरीत लक्षण हो गए, एक अच्छी कोटि का मटर हो गया, एक थोड़ी सा निम्न कोटि का, इनके बीच क्या करा गया? निषेचन कराया गया। तो निषेचन के फलस्वरूप जो बीज बनेंगे तो वो बीज क्या कहलाएंगे? संतानें कहलाएंगे, क्योंकि उनको बोगे तो नया पौधा बनेगा। उनमें दोनों के लक्षण विद्यमान होंगे। ठीक है, कौन कौन के? अच्छी किस्म वाले के और निम्न किस्म के, दोनों के लक्षण विद्यमान होंगे। इसलिए ऐसी संतानें जो पैदा होती उन्हें संकर कहते हैं। और ये जो विधि अपनाई, दूसरी वैरायटी का जो निषेचन करवाया, इस विधि को क्या कहा जाता है? संकरण कहते हैं। समझे? यानी कि अलग अलग प्रकार के पौधों का जब निषेचन कराया जाए तो उनके बीच वाली क्वालिटी आ जाती है, वो क्या कहलाते हैं? संकर कहलाते हैं। तो विषम युग्मजी में क्या होगा? जैसे समयुग्मजी में दोनों जीन एक जैसे थे, तो अब जोड़ों में जो जीन जोड़ी में होते हैं तो उनमें एक प्रभावी होगा और दूसरा जीन, इसे क्या कहेंगे? विषम युग्मजी। ठीक, जैसे एक लंबापन का जीन, लंबापन का क्या हो गया? देखो, दोनों लंबेपन के वाई जैसे कैपिटल हो गए, और एक उसका बौनेपन के स्मॉल हो गए, तो ये जोड़ों में होते हैं जीन। ये कहे में होते हैं? तो अब एक जीन कैपिटल हो और एक जीन स्मॉल हो, तो ये जोड़े में है, तो ये दोनों कैसे हैं बताओ? विषम युग्मजी। कैसे है? विषम युग्मजी। तो इस कंडीशन को कहा जाता है जब दोनों जीन जोड़े में स्थित होते हैं। हर समय जीन तो जोड़े में स्थित होते हैं, लेकिन एक प्रभावी हो, जो बड़ा होता है वो प्रभावी होता है, जो छोटा होता है वो अप्रभावी। तो छोटे को हर समय अप्रभावी को इंडिकेट करता है, छोटा वाला, और बड़ा वाला प्रभावी को। ठीक, तो इस प्रकार से ये बड़ा वाला प्रभावी है और छोटा वाला तो अलग अलग हो गए, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? विषम युग्मजी। क्या कहेंगे? तो एक संकर संकरण, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर व मादा में संकरण को एक संकर संकरण। ठीक है, एक जोड़ी विपरीत लक्षण, लंबापन, बौनापन, गोल, झुर्रीदार, कोई भी हो, एक नर होगा दूसरा मादा। देखो, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, ये मानव आनुवंशिकी के जनक नहीं है बबुआ। ये इन्होंने केवल और केवल पौधों पर ये सब प्रयोग किए हैं, इसलिए ये पादप आनुवंशिकी के जनक है। नर और मादा पुष्पों के प्रकार या पौधों के नाम अलग देते, क्योंकि एक नर पौधा होता है, एक, हाँ। और मानव आनुवंशिकी के जनक थे सर फ्रांसिस गाल्टन। कौन थे? मानव आनुवंशिकी के जनक सर फ्रांसिस गाल्टन। ठीक, हाँ, ये केवल और केवल इन्होंने पेड़ पौधों पर ही प्रयोग किए हैं। तो प्रयोग, और जो सर फ्रांसिस गाल्टन थे, उन्होंने प्रयोग नहीं किए थे, उन्होंने पीढ़ी का अध्ययन किया था, युग्मजों का अध्ययन किया था, यानी जुड़वा बच्चों का अध्ययन किया था, फैमिली का उनके अध्ययन किया था, उनकी फैमिली के आधार पर बताया था कि जब एक फैमिली के लक्षण इस प्रकार से हैं। ठीक, तो ये थे एक संकर संकरण, यानी एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर और मादा में जब संकरण कराया जाता है तो उसे एक संकर संकरण। एक जोड़ी विपरीत लक्षण जान के, लक्षण जानते हो, एक प्रभावी लक्षण और दूसरा, हाँ, तो लंबा पौने का इसे संकरण करा दिया जाए, केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले हों तो उन्हें क्या कहेंगे? एक संकर संकरण कहते। द्विसंकर संकरण की परिभाषा एक संकर संकरण जैसी ही होगी। इसमें एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर और मादा में संकरण था,
इसमें दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर और मादा में संकरण को द्विसंकर संकरण कहते हैं। जहां एक जोड़ी लिखा है, एक जोड़ी यानी एक जोड़ी तो एक संकर, द्वि जोड़ी तो अब यहाँ पर द्वि जोड़ी विपरीत लक्षणों को वाले नर और मादा का संकरण कराया जाएगा। कितनी जोड़ी? तो दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर व मादा में संकरण को द्विसंकर संकरण कहते हैं। मतलब इसी को जहाँ एक जोड़ी लिखा हो, जहाँ एक लिखा हो ना द्वि कर दो, डेफिनेशन सेम यही हो जाएगी। नोट करो फटाफट। अब आ गया जीनोटाइप और फिनोटाइप। देखो फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है। तो फिनोटाइप ये जो मानव का शरीर है, मान लो अपने शरीर से मानो, तो जो अपना शरीर मिला है तो ये बाहरी लक्षण है। शरीर जो बाहर से हम लोगों का बना है, तो किसी जीव के बाह्य लक्षणों को फिनोटाइप कहा जाता है। जो बाहरी लक्षणों से किसी को पहचानते हैं, और उसके अंदर की जो संरचना है, जीनी संरचना, जिसको हम चेक करके ही जान सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? जीनी संरचना को जीनोटाइप। और बाहर से देख करके हम किसी को पहचान लेते हैं, वो फिनोटाइप है ना। तो जैसे कोई माता पिता के लक्षण बाहर से मैच कर जाते हैं, कोई किसी के माता पिता दुबले पतले हैं, तो बाहर से देखकर हम जान गए कि ये फलाने का जैसा लड़का लग रहा है। तो मतलब हमने किसको देखा है? फिनोटाइप को। अब उसके अंदर की संरचना को जब हम जांच करेंगे तब पता चलेगा। तो जब अंदर की जांचें होती है जीनों की, तो जीनोटाइप कहलाता है। तो आंतरिक संरचना जो होती है, जीनी संरचना होती है, वो जीनोटाइप से पता चलती है। और बाहरी संरचना जो हम देखते हैं वो फिनोटाइप। ठीक, किसी का शरीर, किसी का रंग रूप, बनावट, आकार, बोलचाल, ये सब आदतें जो होती है, किसी का कान मम्मी पापा का तिरछा है तो बच्चे का भी तिरछा है, किस कारण? फिनोटाइप के। तो बाहरी लक्षणों से जिसको पहचाने तो फिनोटाइप, और आंतरिक संरचना जीनी संरचना से जीनोटाइप। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट फिनोटाइप और जीनोटाइप, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। ठीक।